आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। स्त्री जनन तंत्र। ये पेल्विक रीजन यानी श्रोणि क्षेत्र में स्थित वे अद्भुत और जटिल संरचनाएं हैं जो असल में मानव जीवन के निर्माण की पूरी नींव रखती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस संरचनात्मक और कार्यात्मक सफर की शुरुआत करते हैं। इस चर्चा में हम एक बहुत ही तार्किक क्रम से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे प्राथमिक अंग यानी अंडाशय से, फिर अंडवाहिनी और अंडाणु के मार्ग को देखेंगे, उसके बाद गर्भाशय की विस्तृत संरचना, फिर बाह्य जननेंद्रिय तंत्र और आखिर में पोषण तंत्र यानी स्तन ग्रंथियों पर बात करेंगे। भाग 1 प्राथमिक अंग अंडाशय। हमारी ये यात्रा निचले उदर यानी लोअर एब्डोमेन से शुरू होती है, जहां अंडाशयों का जोड़ा इस पूरी प्रजनन प्रक्रिया का शुरुआती बिंदु है। इन्हें प्राथमिक जनन अंग क्यों कहा जाता है? इसका एक बहुत ही ठोस कारण है। इनका काम सिर्फ अंडाणु यानी फीमेल गैमीट का निर्माण करना ही नहीं है, बल्कि ये शरीर के लिए बेहद जरूरी स्टेरॉयड हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। मतलब ये एक साथ दो अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब अगर हम इसके आकार की बात करें तो ये सच में हैरान करने वाला है। जीवन की शुरुआत करने वाले इस अंग की लंबाई सिर्फ 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल सही सुना, बस इतना ही छोटा। लेकिन इतने छोटे आकार के बावजूद ये लिगामेंट्स के जरिए श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से पूरी मजबूती के साथ टिका रहता है। अगर हम इसके भीतर की दुनिया को देखें तो ये और भी ज्यादा सुव्यवस्थित है। अंडाशय बाहर से एक पतली एपिथीलियम यानी उपकला से ढका होता है। इसके अंदर होता है ओवेरियन स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा भी बहुत ही शानदार तरीके से 2 हिस्सों में बटा होता है। बाहर की तरफ परिधीय वल्कुट या कॉर्टेक्स और बिल्कुल अंदर की तरफ आंतरिक मध्यांश या मेड्यूला। भाग 2 अंडवाहिनी यानी अंडाणु का मार्ग। अंडाशय से निकलकर अब ये जैविक रास्ता फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ मुड़ता है, जिनमें से हर एक की लंबाई करीब 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। यहाँ से अंडाणु की यात्रा 3 बहुत ही खास हिस्सों से होकर गुजरती है। शुरुआत होती है अंडाशय के बिल्कुल पास मौजूद एक कीप जैसे हिस्से से, जिसे कीपक कहते हैं। वहां से अंडाणु एक चौड़े रास्ते यानी तुम्बिका में प्रवेश करता है और आखिर में एक बहुत ही संकरे रास्ते संकीर्ण पथ से होते हुए आगे बढ़ता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प संरचना होती है। कीपक के बिल्कुल किनारों पर उंगलियों जैसी बनावट होती है, जिन्हें झालर या फिमरी कहा जाता है। अंडोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन के ठीक बाद ये फिमरी बिल्कुल एक झाड़ू की तरह अंडाणु को समेटकर सुरक्षित इकट्ठा कर लेते हैं। प्रकृति का क्या कमाल का डिजाइन है। भाग 3 गर्भाशय की विस्तृत संरचना व संकरा रास्ता या इस्थमस सीधे गर्भाशय यानी यूट्रस से जुड़ता है। यह वही जगह है जो एक विकसित होते भ्रूण के लिए एक सुरक्षित इंक्यूबेटर का काम करती है। अगर हम गर्भाशय के आकार की कल्पना करें तो ये बिल्कुल एक उल्टे नाशपाती जैसा दिखता है। ये अनूठी बनावट इसे इतनी मजबूती देती है कि ये भ्रूण को धारण कर सके और सुरक्षित रख सके। इसे समझना और याद रखना सच में बहुत आसान है। गर्भाशय की दीवार मुख्य रूप से 3 अलग-अलग स्तरों से बनी होती है और हर एक का अपना खास काम है। सबसे बाहर है परिगर्भाशय, जो एक पतली सुरक्षात्मक परत है। बीच में है मोटा गर्भाशय पेशी स्तर, जो प्रसव के दौरान तेज संकुचन पैदा करने का अहम काम संभालता है। और सबसे अंदर है गर्भाशय अंतःस्तर या एंडोमेट्रियम, जिसमें हर महीने मासिक चक्र के दौरान चक्रीय बदलाव होते हैं। गर्भाशय आगे चलकर एक संकरी ग्रीवा, जिसे सर्विक्स कहते हैं, उसके माध्यम से योनि में खुलता है। इस ग्रीवा की नली और योनि ये दोनों आपस में मिलकर जन्मनाल यानी बर्थ कैनाल बनाते हैं, जो शिशु के जन्म का अंतिम मार्ग है। भाग 4 बाह्य जननेंद्रिय तंत्र। शरीर के आंतरिक अंगों से बाहर की तरफ आते हुए अब हमारा ध्यान बाह्य जननेंद्रिय तंत्र की शारीरिक संरचना पर केंद्रित होता है। इस तंत्र में मुख्य रूप से 5 हिस्से शामिल होते हैं। सबसे ऊपर वसा या फैट से बनी एक गद्दी जैसी संरचना होती है, जिसे जघन शैल कहते हैं। इसके नीचे मांसल परतें होती हैं, जिन्हें वृहद भगोष्ठ कहा जाता है, और उनके ठीक अंदर लघु भगोष्ठ होते हैं। इसके अलावा योनि का द्वार योनिच्छद नाम की झिल्ली से आंशिक रूप से ढका होता है।
और मूत्र द्वार के ठीक ऊपर एक बहुत ही छोटी उंगली जैसी संरचना होती है जिसे भगशेफ या क्लिटोरिस कहते हैं। अब इस विश्लेषण के अंतिम चरण में जाने से पहले एक बड़ा ही रोचक सवाल सामने आता है। शरीर का वो कौन सा विशिष्ट तंत्र है जो शारीरिक रूप से अलग होते हुए भी इस पूरे जनन मार्ग के कार्यात्मक विस्तार के रूप में काम करता है? भाग 5 स्तन ग्रंथियां, पोषण तंत्र। ये सवाल सीधा हमें स्तन ग्रंथियों तक ले जाता है। सभी मादा स्तनधारियों की यह एक बड़ी पहचान है जो मुख्य रूप से ग्रंथिमय ऊतक और वसा से बनी होती है। इसका मुख्य काम जन्म के बाद शिशु को पोषण देना है। हर स्तन के अंदर जो ग्रंथिल ऊतक होता है वो बहुत ही व्यवस्थित होता है। यह बिल्कुल 15 से 20 स्तन पालियों या मेमरी लोब्स में बटा होता है। इन्हीं लोब्स के अंदर कोशिकाओं के छोटे छोटे गुच्छे मौजूद होते हैं जिन्हें कूपिका या एल्वियोलाई कहा जाता है। दूध के स्राव और उसके प्रवाह का रास्ता भी कमाल का है। कूपिकाओं से निकला दूध सबसे पहले स्तन वाहिनी में जाता है। वहां से आगे